मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर हम लेके आए हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने मैकेनिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। मैकेनिक्स होती क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या उपयोग होता है, हमने पहले लेक्चर में उसके बारे में बताया था। फिर सेकेंड लेक्चर जो दूसरा लेक्चर लिया था उसमें हमने बताया था कि फोर्स एनालिसिस यानी बल विश्लेषण क्या होता है, बल विश्लेषण क्या होता है। फिर उसके बाद हमने बताया था फोर्स ऑफ सिस्टम, बल निकाय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस पे हमने विस्तृत अध्ययन किया था। फिर आती है अगली टॉपिक रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल क्या होता है। रिजल्ट एंड फोर्स क्या होता है, रिजल्ट फोर्स क्या होता है यानी परिणामी बल क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो, कैसे कैसे यूज होता है, हम इसके बारे में पहले इसकी डिफिनेशन जान लो। होती क्या है, जब किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो उनके बराबर एक अन्य बल उनके परिणाम के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। तो जो अन्य बल कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिणामी फोर्स कहते हैं। एक बार सरल शब्दों में देख लीजिए, जब किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल कार्य करते हो, एक या एक से अधिक बल कार्य करते हो तो उन सभी बलों के प्रभाव के योग के बराबर एक अन्य बल कार्य करता हो तो उस बल को हम क्या कहते हैं, परिणामी बल कहते हैं। जैसे ये एक प्रकार की पिंड हो गई, ये क्या हो गई, एक प्रकार की पिंड हो गई। हमने क्या किया, ऊपर से एक 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक। फिर दूसरा क्या किया, हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और नीचे से हमने क्या कर दिया, 8 न्यूटन का एक अकेला फोर्स लगा दिया। 8 न्यूटन का हमने एक अकेला फोर्स लगा दिया और ऊपर से 2 फोर्स लगाया, यानी F1 ये हो गया, F2 ये हो गया और F3 ये हो गया। यानी F1 की वैल्यू 4 न्यूटन है, F2 की वैल्यू 4 न्यूटन है और तीसरा F3 की वैल्यू 8 न्यूटन है। हम अब क्या कहेंगे, जो फोर्स ऊपर से लग रहे हैं, जो फोर्स 4 न्यूटन के ऊपर से लग रहे हैं वो तीसरे फोर्स के इक्वल है, यानी अगर हम पिंड को, इस मार्गर को ले लिए, ऊपर से हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, 8 न्यूटन का फोर्स, 2 फोर्स यानी 4 न्यूटन का 2 फोर्स लगाया, दोनों का योग कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, नीचे से 8 न्यूटन का एक अकेला फोर्स लगा दिया, नीचे से हमने 8 न्यूटन का एक अकेला फोर्स लगा दिया। ये पिंड क्या हो जाएगी, यानी जितना फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं उतने फोर्स हम नीचे से लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, जो फोर्स हम नीचे से लगाएंगे एक अकेला फोर्स वही 8 न्यूटन का, वही क्या कहलाएगा, इन पूरे पिंड का परिणामी फोर्स कहलाएगा, यानी परिणामी बल कहलाएगा, ठीक। अब आती है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, बलों की साम्य अवस्था क्या होती है। इसके बाद जस्ट यही टॉपिक है, बलों की साम्य अवस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के बारे में हम बता रहे हैं, जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक फोर्स एक साथ, जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर दें, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करें, निष्क्रिय कर दें, वो कंडीशन क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स यानी बलों की साम्य अवस्था कहलाती है। सपोज करिए हमने ये डस्टर ले लिया, ये क्या है, डस्टर ले लिया
अब इसमें क्या करें, हम ऊपर से 3-4 फोर्स लगा दें, यानी 4 न्यूटन का फोर्स टोटल हमने ऊपर से लगाया। फिर नीचे से हमने क्या किया, 4 ही न्यूटन का फोर्स लगाया। ये पिंड ऊपर से भी 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे से भी 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पिंड इक्विलिब्रियम होगी, ना तो ये ऊपर जाएगी ना ही ये नीचे जाएगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, बलों की साम्य अवस्था कहलाती है। जैसे हमने पिंड ले लिया, अभी हमने मार्केट का एग्जाम्पल देके समझाया, 4 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स हमने यहाँ लगा दिया, यानी ये F1 हो गया, 5 ही न्यूटन का फोर्स, 5 ही न्यूटन का फोर्स हमने ऊपर से लगा दिया, ये F2 हो गया, और 5 ही न्यूटन का फोर्स हमने साइड से लगा दिया, ये क्या हो गया, F3 हो गया। अब 5 ही न्यूटन का फोर्स अगर हम नीचे से लगा देते हैं, तो ये पिंड क्या होगी, एक साम्य अवस्था में हो जाएगी, यानी ये स्थिर हो जाएगी, ये कहीं इधर उधर ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, बलों की साम्य अवस्था, यानी 2 या 2 से अधिक बल, 2 बल, इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्स लग रहे हैं, वो भी कंडीशन फॉलो, यानी 2 या 2 से अधिक बलों का इस प्रकार, 2 या 2 से अधिक बलों का इस प्रकार कार्य करे कि एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर दे, एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर दे। यानी अगर एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स हम इधर से लगा देंगे, 5 न्यूटन का फोर्स हम इधर से लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ना तो ये पिंड इधर जाएगी, ना तो ये पिंड इधर आएगी। फिर हम क्या करेंगे, 5 न्यूटन का फोर्स हमने ऊपर से लगाया, और 5 ही न्यूटन का फोर्स हमने नीचे से लगा दिया। तो अगर ये पिंड मान लो 5 न्यूटन का फोर्स अगर हम नीचे से नहीं लगाते, तो क्या होती है, पिंड नीचे की ओर खिसक जाती है। अगर हम यहीं पे क्या करें, 5 ही न्यूटन का फोर्स, 5 ही न्यूटन का फोर्स हमने ऐड कर दिया नीचे, तो क्या हो जाएगी, ये पिंड ना तो नीचे आएगी, ना तो ऊपर जाएगी, ना ही साइड में जाएगी, ना ही बगल इस साइड जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था, एक स्थिर अवस्था, इसी को हम क्या कहते हैं, बलों की साम्य अवस्था। अब देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम और नंबर 2 डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम यानी अस्थैतिक साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। नंबर 2 क्या है, गतिक साम्य अवस्था, गतिक साम्य अवस्था। इक्विलिब्रियम्स ऑफ फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम फोर्स और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम फोर्स। स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम फोर्स वे फोर्स होते हैं जब कोई बल निकाय किसी पिंड पर स्थिर अवस्था में कार्य करता हो और उस पिंड को स्थिर ही रहने दे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। यानी अगर ये मार्कर स्थिर है तो हम इस पे अगर फोर्स लगाते हैं,
उसके बाद भी मतलब अगर ऊपर से 3 न्यूटन का फोर्स 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, नीचे से भी 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इस प्रकार का अगर फोर्स लगता है तो क्या कहलाता है? स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम फोर्स कहलाता है। फिर आता है इसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम फोर्स, यानी स्पष्ट शब्द पता चल रहा है, शब्दों से ही पता चलता है गतिक साम्यावस्था। गतिक साम्यावस्था क्या कहती है? यदि किसी पिंड पर यदि इस तरह नहीं, जिस तरह देखिए, यदि कोई पिंड गतिक अवस्था में हो और वो हमेशा उसी सेम कंडीशन पे अगर उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो हमेशा वो 2 ही किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती रहे, तो उस कंडीशन में जो फोर्स उस पे लगता है वो क्या कहलाता है? गतिक साम्यावस्था। यानी हमेशा जो फोर्स लग रहा है, अगर 10 न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा है तो उस पे क्या होता है? वो 10 ही न्यूटन का फोर्स हमेशा बराबर लगता रहे, तो वो गाड़ी इसमें चलेगी 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से ही चलेगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम गतिक साम्यावस्था कहते हैं। ये हो गया स्टैटिक और डायनामिक। अब आता है अगला, समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है? ये अगर कहा जाए तो बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज हमने चर्चा किया फोर्स यानी बलों के समांतर चतुर्भुज नियम के बारे में हमने कहा कि बलों का समांतर चतुर्भुज नियम हमें आगे पढ़ना है। तो बलों का समांतर चतुर्भुज नियम होता क्या है? यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित किया जाता है जो दोनों बिंदुओं के प्रतिच्छेदित बिंदु से होकर जाता है। यानी समांतर चतुर्भुज नियम में 2 बल होना चाहिए, 2 बलों को दिशा और परिमाण। अगर दिशा निर्धारित कर दिया तो जो फोर्स लगेगा वो एक निश्चित दिशा में होना चाहिए। दिशा और परिणाम में एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजा। समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, समांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजा, यानी सपोज कर लो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। संलग्न माने जुड़ी हुई। दोनों संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित और दिशा परिणाम में निरूपित किया जाए तो दोनों बलों के प्रतिच्छेदित बिंदु से होकर जाता है। यानी अब स्पष्ट रूप में देखिए, सपोज करिए एक फोर्स एक बिंदु ने ले लिया, ठीक, यहां से एक फोर्स यहां कार्य कर रहा है। ये कौन सा फोर्स हो गया? P कार्य कर रहा है। दूसरा फोर्स ये हो गया जो कि Q हो गया। ये बिंदु क्या हो गई? O हो गई। अब 2 संलग्न भुजा हो गई, इन भुजाओं को हमने क्या किया? बढ़ा दिया, कहीं भी प्रच्छेदित करेंगे, ठीक। अब ये O हो गया, A हो गया, B हो गया और C हो गया। 2 संलग्न भुजाओं कह रहा है विकर्ण द्वारा दिशा और परिणाम में निरूपित किया जाता है। इसका भी तो कुछ न कुछ विकर्ण होगा, विकर्ण हो गया, ये क्या है? विकर्ण है, विकर्ण हो गया। यहाँ पे थीटा एंगल का कोण आता है, ये क्या होगा?
अल्फा का अल्फा। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर दो बल कार्य करें, एक बल क्या होगा P कार्य कर रहा है, दूसरा बल Q कार्य कर रहा है, यानी एक बल P कार्य कर रहा है, दूसरा बल Q कार्य कर रहा है। बलों की दिशा और परिणाम में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपण किया जाए तो उन बलों का परिणाम समांतर चतुर्भुज की विकर्ण, यानी जो ये परिणाम विकर्ण है ये किसके बराबर होना चाहिए, परिणामी फोर्स के बराबर होना चाहिए। यही समांतर चतुर्भुज नियम में यही मेन कंडीशन होती है। तो परिणामी विकर्ण द्वारा निरूपित दिशा और परिणाम में निरूपित किया जाता है जो दोनों बलों के प्रच्छेदित बिंदु से होकर जाता है। अब ये फोर्स जो है यहाँ पे काम कर रहा है, ये भी फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, ये दोनों अगर हम आगे बढ़े तो इन दोनों को ये विकर्ण क्या करता है, प्रच्छेदित करता है। तो क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज नियम हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। थैंक्स। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसका पूरा डेरिवेशन, इसकी गणनात्मक विधि से हम किस तरह इसको हम निकालेंगे कि ये परिणामी फोर्स इन बलों के योग के बराबर होता है। थैंक यू गाइस।